यूनिट है उसका सेकंड सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक सर्किट पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने खत्म किया, बहुत बढ़िया तरीके से उसके सारे फॉर्मूले देख के उस पर जितने न्यूमेरिकल बन सकते थे वो सारे के सारे करे और मजा आया होगा आपको। अब बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन है ना, सेकंड वाला जो मैग्नेटिक मटेरियल की बात करेंगे, जहां पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल वर्जन, थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला सेगमेंट आ जाता है, तो स्टूडेंट भागने लगता है। और क्वेश्चन यहाँ से 3-4 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे, चाहे वो आरआरबी जेई में 3-4 तो नहीं बोलूंगा, एटलीस्ट 2-1 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली पूछे जाएंगे, बट एसएससी जेई या अदर जेई एग्जाम्स में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। इवन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। और ये बोल सकते हैं काइंड ऑफ कि ये जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो आरआरबी जेई में अपियर करेंगे, तो हो सकता है यहाँ से आपको केमिस्ट्री वाला जो जनरल नॉलेज वाला जो सेगमेंट होता है ना आपका, वहां पर 1-2 क्वेश्चन आप इसके नॉलेज की हेल्प से, इस मटेरियल वाले सब्जेक्ट के नॉलेज की हेल्प से 1-2 क्वेश्चन हो सकता है वहां के भी कर दो आप, ठीक है। तो अब ये जो टॉपिक है पूरा का पूरा, ये जो चैप्टर चलने वाला है, ये बहुत थ्योरेटिकल होता है, इस वजह से स्टूडेंट बहुत भागते हैं इससे। बट बिलीव मी गाइज, मैं आपको ये सब्जेक्ट बहुत बेहतर तरीके से आपको बताऊंगा, और मैंने ये टॉपिक इस तरीके से डिजाइन किया आपको कि आपको बहुत कम चीजों में बहुत कम टाइम देके सारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जितना मैं डेप्थ में ले जा सकता हूं, बहुत क्रिएटिव तरीके से डेप्थ में ले जाऊंगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके दिमाग के अंदर ये मैं पूरा टॉपिक घुसा दूंगा। ये गारंटी है। आखिरी लेक्चर होते होते आप देखोगे कि सारे क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे, क्योंकि होता क्या है, हम एक सीक्वेंस अच्छे से नहीं रखते हैं, पढ़ने का तरीका हमारा बेहतर नहीं होता है, इस वजह से हमें कहीं डेप्थ जाने की जरूरत है या नहीं है, हम अननेसेसरी डेप्थ चले जाते हैं इस वाले टॉपिक में, बहुत ज्यादा केमिस्ट्री में घुस जाते हैं, कई बार हमें इस वजह से भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम जब स्टूडेंट होते हैं ना, पता नहीं चलता कहां पर घुसना है कहां नहीं घुसना है हमें, ठीक है। तो इसलिए आपको मैं इस टॉपिक में बहुत बढ़िया तरीके से गाइड करते हुए बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ेंगे आज से हम लोग, और बहुत बढ़िया आरएनडी करेंगे इसके ऊपर। तो पहला टॉपिक है इसका, जैसा कि मैंने सिलेबस में भी बताया था, सारे टॉपिक लिखवाए थे। तो पहला जो है हमारा वो है आपका ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म का ओरिजिन कैसे हुआ होगा, थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए। हमने किस तरीके से जो पढ़ा है, या मैंने आपको किस तरीके से सोचने में मजबूर किया है, वो आप देखो कि ओरिजिनली सर ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म पढ़ने की क्या जरूरत है भाई। ओरिजिनी जैसे हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पत्थर रखा हुआ है, मान लीजिए आप सड़क पे चल रहे हैं, पत्थर स्टोन है, अब वो स्टोन के पीछे हम उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ क्या होगा, बहुत ज्यादा हम सोचते नहीं, स्टोन है तो स्टोन है। तो सिमिलरली सर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मेरे भी दिमाग में आता होगा कि क्या हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि भाई ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म की तरफ बढ़े, क्या जरूरत है भाई। परमानेंट मैग्नेट, जैसे मैंने बताया, एक परमानेंट मैग्नेट होता है जिसको हम जादुई पत्थर बोलते थे, वो कहीं ना कहीं 2 एक्शन परफॉर्म करता है, या तो वो किसी मटेरियल से चिपक जाएगा लोहे वाला, या सिमिलर काइंड ऑफ मटेरियल अगर होगा तो या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। मैग्नेट यही तो करता है। अब उसमें मैग्नेट के अंदर जाने की क्या जरूरत है भाई, वो तो एक तरीके का स्टोन है जिसको हम जादुई पत्थर बोल दिए, नॉर्मल पत्थर से थोड़ा अलग है, इस वजह से उसको बोल दिया जादुई पत्थर। और वो मैग्नेट के आसपास ये भी मान लिया सर आपकी बात कि भाई मैग्नेटिक फील्ड होती है, उस फील्ड की प्रेजेंस में आओगे तो वहां पे अट्रैक्शन और रिपल्शन कुछ मिलेगा। अब उसमें बहुत ओरिजिन करने की जरूरत क्या है। बट क्या हुआ, दूसरी तरफ ये धीरे धीरे जब हम चीजों को जानने लगे, तब हमें पता चला कि नॉट ओनली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द हेल्प ऑफ permanent magnet, even though it will produce also in current, with the help of current। तो करंट की हेल्प से भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो सिर्फ आपका परमानेंट मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, एक वायर के अंदर अगर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, एक वायर के अंदर अगर करंट जा रहा है, तो उसके आसपास भी क्या हो रहा है, उसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्या इस मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिज्म पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है ना। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और ये हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले कुछ लेक्चर में देखा ही है, तो भाई करंट की हेल्प से भी क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब है कि मैग्नेटिज्म यहां से भी पॉसिबल है, और यहां से भी पॉसिबल है। वो सब फेराडे ने पूरा एक्सपेरिमेंट करके पता चला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की दुनिया ही अलग बसा दी, पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन का जन्म हो गया। और ये कई बहुत सालों पुरानी चीजें नहीं है, मुगल बादशाह के टाइम के जमाने की चीज नहीं है, 100-200 साल पुरानी सारी की सारी चीजें हैं,
ठीक है। तो यहां से हमें एक चीज पता चली कि भाई हमारा इंटरेस्ट जो परमानेंट मैग्नेट था उसमें बहुत ज्यादा नहीं था, क्योंकि वो तो भाई धरती माँ की देह ने खुदाई करी निकली है, डायरेक्टली परमानेंट मैग्नेट है, नेचुरली ऑकरेंस जो खुदाई में मिला हमें पत्थर जादुई पत्थर है, उसमें बहुत ज्यादा R&D करने का सोर्स नहीं था। बट जो हम क्या कर रहे थे, करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, इसकी वजह से जो मैग्नेटिज्म आ रहा था, उसमें हम ज्यादा इंटरेस्टेड थे। तो अब आप देखो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किससे हो रही है, विद द हेल्प ऑफ करंट। करंट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, करंट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस होने के लिए सर आपने बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना बहुत जरूरी है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तभी करंट प्रोड्यूस होता है। और डायरेक्शन क्या होता है कन्वेंशनल करंट का, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसके अपोजिट में करंट फ्लो करता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहां पाए जाते हैं, तो इसके लिए हमें कहां उतरना पड़ता है, हमारे केमिस्ट्री में उतरना पड़ता है कि भाई ये कहां है, इसके ऊपर पूरा का पूरा दारोमदार किस पे है, भाई इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पे है। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही करंट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट से ही मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड से ही फिर मैग्नेटिज्म की कहानी हो रही है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाते हैं, फिर हमें पता लगा कि एक न्यूक्लियस नाम का चीज होता है, उस न्यूक्लियस के आसपास ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। उस न्यूक्लियस के अंदर जाके देखा तो पता चला वहां तो दो लोग और बैठे हुए हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। पॉजिटिव चार्ज किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, नेगेटिव चार्ज किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। ये वाली कहानी तो आपको पता ही थी। इससे आगे चलते हैं, तो अब यहां से चूंकि ये जो पूरा का पूरा कहानी है, पूरा का पूरा कि भाई ये है न्यूक्लियस, क्या है ये न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे। इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दो चीज पाई जाती है, और ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में, जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में नजर आ रहा है, मैंने आपको शो कर दिया। तो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है, ये पूरा का पूरा पोर्शन, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अराउंड सारे के सारे अलग 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 ऑर्बिट में, अलग अलग ऑर्बिट में, कभी 2 इलेक्ट्रॉन, कभी 5 इलेक्ट्रॉन, कभी 7 इलेक्ट्रॉन, ये अलग अलग ऑर्बिट बहुत सारी होती है, इसमें रोटेट करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। तो आज से 2-3 चीजें आपको क्लियर हो गई है कि हमें काम कहां पे करना है, हमें स्टडी इनके ऊपर करना है। इस वजह से ये वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा केमिस्ट्री में उतर जाता है, इस वजह से स्टूडेंट को दिमाग में नहीं बैठता है। बट मैं आपको बहुत प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं प्रॉपर तरीके से, ध्यान रखना कि पहली चीज तो इलेक्ट्रॉन कहां पे आपके दिमाग में बस जाएगा। देखो क्या, इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखो, है ना, और मैं बना देता हूं आपके इजी के लिए। यह है न्यूक्लियस, सेंटर पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। सेंट्रल पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं सेंटर पार्ट पे, और इन दोनों को मिला के जो पूरा का पूरा है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं ये अलग अलग ऑर्बिट में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाते हैं, अलग अलग ऑर्बिट में, अलग अलग ऑर्बिट में। कभी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, कभी 5 होंगे, कभी 7 होंगे। अब सर ये कौन डिसाइड करता है कि 5 होंगे, 7 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, ये तो पूरा केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा इसके लिए तो हमें, है ना। वहां हमने बहुत सारे वो क्वांटम नंबर, पी फूंड, 1s21, 1p1, 2p1, इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे डब्बे बना बना के एरो बनाते थे ना, उसमें हर एक पीरियोडिक टेबल के अलग अलग एलिमेंट में, वो सारा का सारा हम लोग इससे करते हैं। बट वो अभी हमें इतना केमिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, नीड नहीं है। सिर्फ आपको अभी एक ही बात समझनी है कि एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में क्यों इंटरेस्टेड है हम, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में इंटरेस्टेड क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से करंट आ रहा है, और करंट से क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, और उससे ही मैग्नेटिज्म आएगा। उसमें हम ज्यादा इंटरेस्टेड है, उसमें हम ज्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मजेदार चीज बताते हैं, है ना, ध्यान से देखना। ये न्यूक्लियस है ना, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन में पॉजिटिव लगा देता हूं, है ना, प्रोटॉन का पॉजिटिव, ठीक है, न्यूट्रॉन है ना, तो मैंने न्यूक्लियस बोला है, चलो पॉजिटिव भी हटा दो, नहीं तो न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन में कंफ्यूज मत होना है, पूरे पोर्शन को न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। चलो अब मैंने क्या किया, एग्जाम्पल लिया, एक ऑर्बिट बनाई मैंने, है ना, इस न्यूक्लियस के अराउंड एक पर्टिकुलर पाथ पर ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, ऐसे ट्रेवल कर रहा होगा। मान लीजिए मैंने ऐसा बनाया, इसको ऐसा ट्रेवल करते हुए बनाया कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये है ना इलेक्ट्रॉन,
ई के ऊपर माइनस, माइनस क्यों? क्योंकि निगेटिवली चार्ज होता है ना, इसका चार्ज वगैरह मैंने सब पढ़ा रखा है ना, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम्स है ना, सारा सारा पता रखा है। अब समझना कि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? करंट का डायरेक्शन सर इसके अपोजिट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो करंट का डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए। अब आपको मैंने सारे रूल पढ़ा रखे हैं। क्या रूल पढ़ा रखे? कि अगर 4 उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में रख दो तो अंगूठा क्या दिखाता है? क्या दिखाता है? नॉर्थ पोल, ओरिजिन ऑफ फ्लक्स। याद है आपको? चलो थोड़ा सा और बता देता हूं आपको, कभी भूल गए हो तो। ये याद है? देखो इसके ऊपर अगर हम लोग ये वायर रैप अप कर दे और इसमें करंट फ्लो करा दे, करंट फ्लो करा दे, ठीक है, करंट फ्लो करा दिए, तो चारों उंगलियां हमें किसके डायरेक्शन में रखनी? करंट के डायरेक्शन में रखी, तो अंगूठा क्या दिखाता है हमें? ओरिजिन ऑफ फ्लक्स दिखाता है। ये पढ़ाया ना मैंने पिछले कुछ लेक्चर्स में, ठीक है। ओरिजिन ऑफ फ्लक्स बोल सकते। तो अब यहां पर थोड़ा सा चेंजेस ये होगा। अब मैं क्या बता रहा हूं यहां पे कि चारों उंगलियां करंट के डायरेक्शन में रखिए, कर्ल करिए, ये दिखाएगा आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। भाई फ्लक्स भी क्या दिखाता है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ही तो दिखाता है। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? मान लो ये ऐसे है ना, आपको 2D में दिखा रहा हूं इस तरीके से, बाकी ये ऐसे रोटेट कर रहा होगा। तो करंट के डायरेक्शन में चारों उंगलियां रखी, ऐसा कर लिया, थंब का है ऊपर की साइड में। तो मैं क्या बोलूंगा यहां पे कि ऊपर की साइड में आपको क्या मिल रहा है? ऊपर की साइड में आपको एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल रहा है। इसको और थोड़ा सा पॉपुलर, बार बार मैग्नेटिक फील्ड की जगह अलग नाम देंगे, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोल देंगे? ये एरो को क्या बोल देंगे हम लोग? डाइपोल मोमेंट। और मैग्नेटिज्म की बात हो रही तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोल देते हैं ना। तो अभी मैं पूरा लिख देता हूं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है ना। ये एरो को हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नाम दे देते हैं। कैसे क्या होगा सब आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या हो गया? अपवर्ड हो गया। यहां पे क्या हो गया? अपवर्ड हो गया। समझ में आया इतना चीज? इतना क्लियर है आपको? अब देखो क्या हुआ, इसको थोड़ा सा इक्विवेलेंट अगर देखें तो इसका मतलब क्या है? फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सब एक ही बात है। तो क्या ये एग्जैक्टली इक्विवेलेंट मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर ये एक तरह का मैग्नेट है? क्या है ये? एक तरह का मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है, और मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है, और यहां से आपका क्या निकल रहा है? ये डायरेक्शन है आपका, ये डायरेक्शन है अगर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो ये नॉर्थ होगा जहां से निकलता है, और ये होगा दूसरा एंड, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। और एक स्पेशल क्वालिटी होती है फील्ड की कि भाई अगर यहां से निकल रहा है तो वापस कहां जाएगा? वापस अपने घर को लौट आएगा, है ना, साउथ पे जाके एंड होगा। ये अभी मैं दिखाने के लिए 2-3 और बना रहा हूं, अदरवाइज ये अभी एक इलेक्ट्रॉन की वजह से एक मैग्नेटिक डाइपोल बनाया अभी, ठीक है। अभी मैं आपको शो करने के लिए बना रहा हूं। ये निकला, ओरिजिन हुआ, और टर्मिनेट कहां हो गया? साउथ पे हो गया। तो यहां पर एक न्यूक्लियस के अराउंड घूमने वाला एक इलेक्ट्रॉन क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो रहा है, दैट मीन्स कि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का या मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन आ चुका है। दैट मीन्स कि उसमें के अंदर थोड़ा सा मैग्नेटिज्म डेवलप हो गया होगा, थोड़ा सा मैग्नेटिज्म आ रहा है। और उसी के इक्विवेलेंट क्या हम इस तरीके से बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं कि एक नॉर्थ और एक साउथ है, और उसके हिसाब से सारी चीजें चलेगी, ठीक है। तो ये बन गया। यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई हमसे एक सीधा सा क्वेश्चन पूछे कि भाई मैग्नेटिज्म का ओरिजिन क्या है, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? कि सर इलेक्ट्रॉन का घूमना, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तभी करंट प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का घूमना तो बहुत जरूरी है। अब ये घूमने की तरह तरह की वैरायटी हो सकती है, इस वैरायटी को क्या बोलते हैं? याद है आपको कि जो हमारी अर्थ होती है, अर्थ सन का कैसे चक्कर लगाती है? इस तरीके से भी लगाती है, ऑर्बिटल मोशन बोलते हैं, है ना। ये सन है तो सन के चारों तरफ इस तरीके से चक्कर लगाती है, और खुद अपनी एक्सिस पे स्पिन भी होती है। अपनी एक्सिस पे क्या होती है? स्पिन भी होती है। तो सिमिलरली क्या होंगे, आज से आपको और नई बात पता चलेगी कि इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे तो इसके चक्कर लगा रहे हैं, न्यूक्लियस के सीधे सीधे तो क्या हो रहे? चक्कर लगा रहे हैं। बट ये जो इलेक्ट्रॉन है खुद भी थोड़ा थोड़ा घूम रहा है, खुद भी थोड़ा थोड़ा घूम रहा है। मतलब दो तरह के मोशन हो रहे हैं,
कौन कौन से मोशन हो रहे हैं? एक तो ये ऑर्बिट में जो घूम रहा है इसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल मोशन। और ये खुद भी घूम रहा है, खुद भी अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, इसको बोलते हैं स्पिन मोशन। स्पिन हो रहा है ना? याद है जो स्पिनर्स होते हैं क्रिकेट में, क्या होता है? स्पिनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? बॉल को क्या पूरे बाउंड्री में थोड़ी स्पिन कराते, वो बॉल की एक्सिस पे घुमाते हैं, है ना? बॉल तो सीधे सीधे जा रहा है, बॉल तो सीधे सीधे जा रहा है, बट वो घुमावदार तरीके से एक्सिस के तरह अपनी ही एक्सिस पे घूमती 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 हुई जा रही, स्पिन होते हुए जा रही है ना? तो हम ये बोलते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा जो चक्कर लगा रहा है अपने ऑर्बिट में, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। क्यों बोलते हैं ऑर्बिटल? क्योंकि ऑर्बिट में, इसको बोलते हैं ऑर्बिट। और ये अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा होगा, अपनी एक्सिस पे घूम रहा होगा, उसको बोलते हैं स्पिन मोशन। तो पूरी की पूरी कहानी देखो बहुत रिलेटेबल है ना, बहुत रिलेटेबल है। पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि हम रिलेट करके नहीं पढ़ते, इस वजह से हमें आधी चीजें समझ में नहीं आती और आधी चीजें भूल जाते हैं। सोर्स ऑफ, या बोल सकते हैं हम लोग ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। परमानेंट मैग्नेट में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। दिमाग कहां लगाना था? जब करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था। करंट क्यों प्रोड्यूस होता है भाई? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से। और इलेक्ट्रॉन फ्लो होना, इलेक्ट्रॉन प्राय कहां जाता है भाई? इलेक्ट्रॉन तो क्या कर रहा है, वो हमारे न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगा रहा है। न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगा रहा है, तो उसी चक्कर को हमने क्या किया, उसी मोशन को ऑब्जर्व किया और देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, तो करंट की वजह से हमें मैग्नेटिक डाइपोल मिलेगा और यही एक तरह का मैग्नेटिज्म शो करेगा। फिर हमने देखा कि भाई दो तरीके के मोशन हो सकते हैं, है ना? बात घूमने की है तो अच्छे से देख लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं कि भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पे ही सारा का सारा खेल है मैग्नेटिज्म का। किसका? मैग्नेटिज्म का सारा खेल किस पे है कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से घूम रहा है। तो हमने देखा, थोड़ा सा कीन ऑब्जर्व, हमने थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे देखा, तो पता चला कि भाई इलेक्ट्रॉन आसपास तो घूम रहा है, साथ में अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है, अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है। तो जो ऐसे घूमने वाले चक्कर को हमने बोल दिया ऑर्बिटल मोशन, और अपनी एक्सिस पे घूमने वाले को बोल दिया स्पिन मोशन। बहुत देहाती तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं मैं, उसका रीजन है कि बहुत सारे डिप्लोमा कैंडिडेट कनेक्ट कर पाए, या बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी ये सारी चीजें बहुत अच्छी नहीं होती उनकी, इस वजह से मैं बहुत ही एक नॉर्मल लाइफ वाली लैंग्वेज बोलते हुए आपको पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर पाए, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में हमें करना क्वेश्चन है, ठीक है? ताकि आपके दिमाग में सीक्वेंस एक बहुत बेहतर रहे, ठीक है? यहां तक बात समझ में आई। अब चलो देखते हैं कि सर दो तरह के मोशन है, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन। अब क्या ये दोनों ही मोशन, भाई अभी तक तो हम नेटवर्क वगैरह हम पढ़ते थे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराओ, करंट फ्लो करा दो, सर्किट में वो हो जाएगा। बट आपने तो एक नई कहानी बता दी कि फ्लो भी दो तरीके के होते हैं, मतलब फ्लो मतलब मोशन, यहां पे मोशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मोशन भी दो तरीके के होते हैं, एक ऑर्बिटल और एक स्पिन। अब सर क्या ऐसा होगा कि दोनों की वजह से मैग्नेटिज्म डेवलप होगा, या दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, इसका मतलब वहां पर डाइपोल मूवमेंट आ रहा है या मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, करंट आ रहा है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। डायरेक्टली हम यही बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो जी हां, इन दोनों की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, स्पिन की वजह से भी होगा। अब देखो स्पिन तो क्या हो रहा खुद के खुद में, तो ये जो स्पिन मोशन है ये मटेरियल के इनसाइड में होता है, अंदर के अंदर होता है ना? मतलब ये बोल सकते हैं कि आपकी आत्मा में कुछ चेंजेस हो रहा है ना, कुछ रोटेशन हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, आप स्पिन मोशन कर रहे हैं, ठीक है? समझ गए? तो मटेरियल के अंदर का जो भी डेवलपमेंट या जो भी मोशन होगा या जो भी मूवमेंट होगा, उसको हम स्पिन मोशन की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है? और बाहर वाला जो खुद एटम इधर उधर चक्कर लगा रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। अब इन दोनों में से ताकतवर कौन रहेगा भाई? जो ताकतवर रहेगा सत्ता उसकी रहेगी। तो इन दोनों में से ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये जो स्पिन मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो स्ट्रांग होगा। क्या होगा? स्ट्रांग होगा। और इसका ही डोमिनेंस रहेगा डिसाइड करने में कि कौन सी कैटेगरी का मटेरियल है, या उसमें किस लेवल का मैग्नेटिज्म पाया जाता है, ये कौन डिसाइड करेगा? स्पिन मोशन। आई बात समझ में? इसको ऐसा याद रखना कि आत्मा होती है ना, जब तक आपकी आत्मा गवाह नहीं देगी, आपको ऐसे कहीं भी घुमा के ले आओ, पूरा मार्केट घुमा के लेके आ जाओ, बट आपका मन कहीं और है, आत्मा कहीं और है,
मन कहीं और है तो आपका मन नहीं लगेगा। आप वहां फिजिकली घूम तो रहे हो बट आपकी प्रेजेंस कहीं और है। इसका मतलब है कि जब तक आपकी आत्मा, आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है तब तक चीजें इंजॉयफुल नहीं हो सकती, चाहे फिजिकली कहीं भी ले जाए आपको। आई बात समझ में? तो इसी वजह से मैग्नेटिज्म में भी ये जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा ऑर्बिटल मोशन करेगा या स्पिन मोशन करेगा, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, नो डाउट। बट जो डोमिनेंस रहेगा वो स्पिन मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका ज्यादा रहेगा। ठीक है, इसी वजह से मैंने यहां पे थोड़ी सी थ्योरी लिखवा दी ताकि आपको काम रहे। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट इन ऑल द मटेरियल्स दिस मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट। क्योंकि भाई ऑर्बिटल मोशन तो हर एक एटम करेगा ही ना, तो ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट में क्या होगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड तो रहेगी। दूसरा क्या, ड्यू टू द स्पिन ऑफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस्ड विच गिव्स द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इनसाइड द मटेरियल। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इनसाइड द मटेरियल। अब एक नोट पॉइंट मैंने और लिखवा दिया, द स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर द ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? तो ऑर्बिटल से ज्यादा स्पिन का वैल्यू है। बट अगर कोई जनरल भाषा में आपको बोले तो एंगुलर मोमेंटम बोल सकते हैं या मोमेंट की वजह से बोल सकते हैं। बट बहुत स्पेसिफिक पूछे, 4 ऑप्शन में अगर चारों आ जाए कि स्पिन भी ऑर्बिटल भी है, तब आप किसको लगाएंगे? स्पिन को लगाएंगे। बट स्पिन नहीं है, सिंपल ऑर्बिट है, ऑर्बिटल मोशन है, बाकी स्पिन की कहीं बात नहीं है, तो आप ऑर्बिटल भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि कितनी गहराई से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो अब देखिएगा, तो टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। अब स्पिन, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन दोनों की कैटेगरी अलग अलग करी है। तो देखो ऑर्बिटल मोशन में कौन से होते हैं? डायमैग्नेटिक। ऑर्बिटल मोशन में डायमैग्नेटिक। अब ये जो एरो या बिना कुछ भी, जहां एरो नहीं लगे जहां एरो लगे, अभी आप लिखे रहने देना, थोड़े वक्त के बाद हर एक मटेरियल को मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद ये एरो वाला जो पीडीएफ रहेगा ये ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। अभी मैंने लगा दिए हैं आपको याद रखने के लिए, बट अभी इन पे ध्यान बिल्कुल मत देना। ठीक है, अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर, इनको डिटेल वर्जन में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा, स्पिन मोशन के ऊपर ये 5 पांडव जो होते हैं ना, ये पूरे के पूरे 5 पांडव ही है। तो ऑर्बिटल में हमारा डायमैग्नेटिक है। बाकी स्पिन में क्या होगा, मटेरियल के जो इनसाइड जो डाइपोल्स हैं उनकी वजह से अलग अलग कैटेगरी डिफाइन हुई। पैरामैग्नेटिक में कुछ इस तरीके से रहेगा, फेरोमैग्नेटिक में एक तरफ ही एरो जाएंगे, कोई भी एक तरफ हो सकते हैं। एंटी फेरो में क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। और फेरी मैग्नेटिक में क्या रहेगा, फेरी मैग्नेटिक में देखिए अपोजिट तो है बट मैग्नीट्यूड जो दूसरे का जो डाइपोल है वो छोटा है, एक का बड़ा एक का छोटा है। यहां पे दोनों बराबर है, देखो यहां पे छोटा है, ये क्यों छोटा है, ये सब बातें हम लोग डिटेल में करेंगे। तो आज ये वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ चीजें यहां पे समझ में नहीं आएगी आपको, बट ये जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो यहां पर इस पेज से एक क्वेश्चन लिख लेना, क्योंकि सारी समरी यहीं पे करवा दूंगा मैं आपको। ठीक है, बट ये पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद, पूरा मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ने के बाद मात्र 2 पेज के ऊपर पूरा समरी हो जाता है। ठीक है, चलो। तो ये ऑर्बिटल मोशन की वजह से डायमैग्नेटिक मिलता है और स्पिन की वजह से ये सारे मैटर मिलते हैं। ठीक है, सारे टाइप ऑफ मटेरियल मिलते हैं। अभी मैं इनके ऊपर और आऊंगा कि कहां से आए हैं। ठीक है, चलो अब हमारी स्टोरी पे हम लोग लौटते हैं। अच्छा, ये कुछ नोट पॉइंट है, वैसे तो मैं बता नहीं रहा था, मेरा मन नहीं था बताने का, बट मैं ठीक है थोड़ा सा केमिस्ट्री वाली चीज बता देता हूं ताकि कभी इस टॉपिक से नहीं, इसके इधर उधर से कहीं क्वेश्चन आ जाए तो आप टिक कर पाओ। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या करते हैं, हमें गिव्स द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कौन देते हैं हमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें एटॉमिक नंबर देते हैं। जैसे आयरन का 26, कोबाल्ट निकल 27, 28 है ना, फेकोनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीरियोडिक टेबल में 26, 27, 28 नंबर पे जो आते हैं। तो एटॉमिक नंबर मींस जैसे नंबर ऑफ जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम ये बोलेंगे दैट इज एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, बट प्रोटॉन जो ओरिजिनली हमें प्रोटॉन गिव्स द एटॉमिक नंबर, है ना, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कभी आपका आरआरबी जेईई में। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो सेंटर पार्ट में, न्यूक्लियस के सेंटर पार्ट में कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन दोनों का क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन गिव्स द एटॉमिक मास और मास नंबर या एटॉमिक मास देते हैं हमें। एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर सेम रहे बट डिफरेंट मास नंबर आर नोन एज आइसोटॉपिक एलिमेंट। ये आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियसली।
ठीक है। तो ये लाइन वाला ये आइसोटॉपिक एलिमेंट कौन सा होता है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है। दे डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना, नंबर न्यूट्रॉन में डिफर रहेंगे। क्या है बोला, सेम एटॉमिक नंबर हो बट आपका मास नंबर क्या रहे, डिफरेंट रहे, तो क्या रह जाए, आइसोटॉपिक एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, नोट पॉइंट है, मैं लिखवा नहीं रहा था बट मेरा मन नहीं माना तो मैंने सोचा चलो लिखवा देते हैं ना। ये सब डायग्राम में दिख रहे होंगे आपको, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स वगैरह। ठीक है, चलो अब हमारी स्टोरी पे लौटते हैं, स्टोरी पे लौटते हैं। ठीक है, चलो अब हम देखें, अभी तक हमने कहा किया, हमारी स्टोरी कहाँ थी, हमारी स्टोरी पूरी की पूरी थी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पे। चलो यहाँ पे थे, यहाँ पे थे, है ना, कि एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ न्यूक्लियस के अराउंड और वहां से हमें क्या मिला, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मिला और उसकी वजह से हमने बोल दिया कि एक नॉर्थ है एक साउथ है। अब आपका क्वेश्चन होगा सर अगर इलेक्ट्रॉन 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए तब क्या होगा, तब चलो देख लेते, फटाफट देख लेते क्या होगा, वही देखना आए हम लोग। कहाँ गया हमारा स्लाइड, ठीक है, चलो ये देखो बहुत सारी थ्योरी मैंने पहले से बना दी ताकि आपका टाइम कम से कम रहे, कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा मैं डिलीवर कर पाऊँ और ये सारा नोट्स आपको एग्जाम में फटाफट गो थ्रू होने के लिए कम रहे। अब मैं वहीं पे बनाता तो आपका टाइम वेस्ट बहुत होता। चलो अब देखो एटम्स में क्या होते हैं, हमने क्या किया, 2 तरीके के लिए जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, एक में 3 इलेक्ट्रॉन हो और ऑर्बिट भी अलग अलग ले ली, है ना, ऑर्बिट भी अलग अलग ले ली। तो देखो यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर येलो वाले में बात करें तो कलर थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते हैं, येलो के ऊपर येलो, ये वाला ले लेते हैं। येलो वाले की बात करें तो यहां पे इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है और इसमें मैंने क्या कर दिया, इसमें ले लिया मैंने यहां पे ले लिया इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन, ठीक है, 2 डायरेक्शन ले ली। अब देखो यहां पर दोनों की वजह से हम देखते हैं, दोनों की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर है तो करंट का डायरेक्शन कहां हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन इसके अपोजिट, है ना, अपोजिट हो गया। अब अच्छा इसको 1 2 ले लेते हैं ना, इसको मैं I1 ले लेता हूं और ये करंट का डायरेक्शन ऐसा I2 ले लेता हूं, I2 करंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। अब देखना इसको थोड़ा सा इमेजिन करना कि ऐसे ऐसे, है ना, ताकि आपको मैं ऊपर नीचे करके दिखा सकूं थंब का डायरेक्शन। अब देखना इस I1 करंट की वजह से ये I1 करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लेता, है ना, ठीक है। अभी अगर आपको ऐसे नजर आएगा तो ऐसे अंदर बाहर में समझ में नहीं आएगा, इसको ऐसे इमेजिन करो, है ना, ऐसे इमेजिन करो कि ये इस तरीके से घूम रहा है करंट, इसको ऐसा डायग्राम को उठा के ऐसे देख लो, है ना। मैं 3D में बनाऊंगा तो थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा, इसलिए मैंने 2D में ऐसे सामने दिखने वाला फ्रंट व्यू बताया है, बट इसको थोड़ा सा इमेजिन ऐसे करो कि करंट ये ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है। तो करंट अगर ऐसे घूम रहा है, ठीक है, करंट ऐसे घूम रहा है तो मैं ये बोलूंगा कि ये नीचे की साइड में दिखा रहा है मुझे, है ना, करंट ऐसे घूम रहा है तो करंट की डायरेक्शन में मैंने 4 उंगलियां रखी तो नीचे दिखा रहा है मुझे, तो मैं ये बोलूंगा कि I1 की वजह से जो मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी F1, फ्लक्स बोले मैग्नेटिक फील्ड बोले एक ही बात है सब, है ना, F1 मुझे नीचे की साइड मिलेगा। और मैं I2 की वजह से अगर देखूं, I2 इस तरीके से रोटेट कर रहा है, इस तरीके से रोटेट कर रहा है ना, इस तरीके से रोटेट कर रहा है तो I2 की वजह से ऊपर की साइड में मिलेगा। तो मैं ये बोलूंगा कि यहां पर I2 की वजह से जो मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो मुझे ऊपर मिलेगी, F2। तो इसका मतलब है कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर और दूसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से ऊपर, और ये अमाउंट अगर बराबर है तो इसका मतलब क्या है, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर बात करें, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम यहां पर ये बोलेंगे नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, नेट फ्लक्स क्या हो गया, नेट फ्लक्स इक्वल टू 0। और इसको अच्छी भाषा में बात करें तो नेट डाइपोल मूवमेंट, नेट डाइपोल मूवमेंट कितना है, 0 है। क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या है, ये मैग्नेटिज्म तो शो ही नहीं कर सकता क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसको काट दे रहा है, तो नेट डाइपोल मोमेंट तो क्या हो गया, 0 हो गया। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम इनको बोलते हैं ऐसे जो एलिमेंट्स है या ऐसे एटम्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को पूरी तरीके से नलिफाई कर देते हैं, जहां पे नेट डाइपोल इक्वल टू 0 आ जाता है। इनको हम ये क्या बोलते हैं, ये डज नॉट शोज मैग्नेटिज्म, डज नॉट शो मैग्नेटिज्म। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं,
ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसे मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जो मैग्नेटिज्म शो नहीं करती है, इनको हम बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? नॉन मैग्नेटिक। नॉन मैग्नेटिक में क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं, वुड हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, है ना। एग्जाम्पल में वुड लकड़ी है ना, लकड़ी का टुकड़ा, प्लास्टिक, ये एग्जाम्पल हो गए इसके। वुड, प्लास्टिक, ग्लास भी ले सकते हो, ठीक है। ये हो गए नॉन मैग्नेटिक। दूसरा है कि दूसरा एग्जाम्पल जिसमें मैं 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं। 3 इलेक्ट्रॉन मैंने कैसे कैसे ले लिए? 3 इलेक्ट्रॉन अलग अलग ले लेता हूं, देखना, है ना। एक इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसे बना दिया मैंने, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा वापस से ऐसे, ठीक है। और इनकी वजह से जो करंट होगा वो करंट अपोजिट होगा। ये हो गया I1, ये हो गया I2, ये हो गया I3, ठीक है। ये ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? I1 की वजह से, ये मैं बना देता हूं यहां से, I1 की वजह से F1 नीचे, ठीक है, F1 नीचे, इसकी वजह से F2 ऊपर, I2 की वजह से F2 ऊपर, और I3 की वजह से वापस से आपका F3 नीचे। तो अब क्या हो गया? F1 और F3 दो इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नीचे है और एक की वजह से ऊपर है। इसका मतलब है कि ठीक है, ये F2 एक को काट देगा, बट एक फिर भी बचा रह जाएगा, एक फिर भी बचा रह जाएगा। दैट मीन्स कि यहां पर नेट डाइपोल मोमेंट क्या है? 0 नहीं है। ये शब्द बहुत काम के आगे है ना, नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, या यूं कहे नेट फ्लक्स जो है वो नॉट इक्वल टू 0, कुछ ना कुछ तो रहेगा। इसका मतलब है कि ये आपके शो करेंगे, शो मैग्नेटिज्म शो करेंगे। और मैग्नेटिज्म शो करना मतलब कि एग्जाम्पल में लिख सकते हो, फेरोमैग्नेटिक, आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, अभी आप इतना समझो। तो मैंने यहां से ये चीज प्रूफ करने की कोशिश करी कि अगर पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन है, मतलब जैसे ये बोल सकते हैं 2 है और ये 3 है ना, तो ये कहां ये जैसे 2 है तो इसको हम बोल देंगे इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप पॉसिबिलिटी देखो, नॉन मैग्नेटिक होने की पॉसिबिलिटी ये देखो ज्यादातर कहां है? जहां पर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर रहेंगे ऑर्बिट्स में, ऑर्बिट्स की बात कर रहा हूं, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ऑर्बिट्स में, तो वहां ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो नॉन मैग्नेटिक हो, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बट जहां पर ऑड नंबर है वहां पर पॉसिबिलिटी बन रही है कि ठीक है कुछ कैंसिल कर देंगे बट कुछ इलेक्ट्रॉन रहेंगे जिसकी वजह से नेट फ्लक्स 0 नहीं होगा। तो वो क्या शो करेंगे? वो मैग्नेटिज्म शो करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना, आगे चल के मैं ये ऑड नंबर इवन नंबर का आपको बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन कराने वाला हूं। तो आज से हमें क्या पता चल रहा है धीरे धीरे कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के साथ साथ भाई किसमें मैग्नेटिज्म हो किसमें नहीं हो, ये इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कितने इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में हमें ले जा रहे हैं, मैग्नेटिज्म किस डायरेक्शन में दे रहे हैं। तो हमें भाई देखो हर एक इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिज्म होता है, बट हम तो ओवरऑल देखते हैं ना कि नेट क्या रहा। जैसे आप पूरे साल अपने स्कूल में या कॉलेज में बहुत मेहनत करते हैं, कभी किसी प्रोफेसर को हर सवाल का जवाब भी देते हैं, बीच में मिड सेम भी होते हैं, सेमेस्टर भी होंगे, है ना, सारा चीज होगा। साल के एंड में क्या देखा जाता है? आपका सेमेस्टर का जो रिजल्ट आया उसमें आपने जो छोटे छोटे टेस्ट दिए उसमें कभी फेल हुए कभी पास हुए, सब कुछ हुआ होगा, बट एंड रिजल्ट क्या है? उसमें पास हुए कि फेल हुए, उसका नेट का कलेक्टिव देखा जाएगा। तो वैसा ही यहां पर हर एक ऑर्बिट में हर एक इलेक्ट्रॉन की वजह से कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिज्म है, बट हमें काम उससे तो कोई बनना नहीं है। हमें तो नेट कितना उस बाहर की साइड में हमें नेट डाइपोल मोमेंट क्या मिल रहा है वो हमारे लिए ज्यादा काम का है और उसी पे हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, तो आज से आपको दो चीजें पता चली कि ऑड और इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बहुत सारी चीजें चेंज होती है। अब आपके 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं कि सर जैसे आपने एग्जांपल में तो बड़ी आसानी से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक यहाँ 3 बिठा दिए, हो सकता है इसी में 2 हो जाए, यहाँ 5 हो जाए, यहाँ 7 हो जाए, बिल्कुल हो सकते हैं। ये सारा का सारा सेटअप होता है, अपने मन से कुछ भी नहीं होता है ना। हुन्स रूल, बोर ऑर्बिटल थ्योरी, बहुत सारी थ्योरी दी गई है इसके ऊपर कि कौन सी लेयर में कितने इलेक्ट्रॉन सेट होंगे, उसका एक परमानेंट नंबर होता है, परमानेंट फॉर्मूले होते हैं, क्वांटम नंबर होता है, बहुत सारी चीजें, वो सब केमिस्ट्री का पार्ट है।
अभी मैं सिर्फ और यहाँ पे दो छोटे एग्जांपल लेके मैं ये शो कर रहा हूं कि कौन से नॉन मैग्नेटिक होते हैं, कौन से मैग्नेटिक होते हैं। क्योंकि क्वेश्चन बनेगा कि भाई इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और हर ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट है तो क्या वो मैग्नेटिक है, नॉन मैग्नेटिक है, तो आप टिक कर दोगे नॉन मैग्नेटिक है। क्वेश्चन बनेंगे, जब क्वेश्चन बनेंगे तब पता चलेगा अच्छा यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा सा एक क्लासिफिकेशन और करते हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल। एक टाइप्स ऑफ मटेरियल हमने देखा था ऑर्बिटल और स्पिन मोशन से कैटेगराइज किया था, एक दूसरा करते हैं। पहला है नेचुरली मैग्नेट। टाइप्स ऑफ मटेरियल, तीन तरह के मटेरियल बताऊंगा। पहला है आपका नेचुरली मैग्नेट, जिसको हम बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। तो ये क्या करते हैं, धरती मां हमें खुदाई में देती है, तो ये सारे के सारे जो नेचुरली क्या है मैग्नेट है। अब इसमें नेचुरली मैग्नेट है तो पहले से इसमें क्या रहेगा, पहले से क्या रहेगा, डाइपोल जो मोमेंट है, ये सारे एरो जो बनाए ना मैंने, एरो बनाए, ये पहले से प्रेजेंट है और एक ही डायरेक्शन में प्रेजेंट है। तो इनको बोलते हैं, ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। क्या बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, ये किसके इक्विवेलेंट है, देखो नॉर्थ से है ना, यहां से निकल रही है आपको ये फ्लक्स और ये वापस से आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, तो ये नॉर्थ साउथ मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। तो डाइपोल डायरेक्शन क्या है, यूनिपोलर, एक ही डायरेक्शन में, जिसको हम यूनिपोलर बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मैग्नेटाइट है ना, लोडेस्टोन है, ये कई बार आता है एग्जाम में आपको। तो परमानेंट मैग्नेट के दो एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है। तो ऐसे टाइप के मटेरियल जो ओरिजिनली क्या है, मैग्नेट है, धरती मां से निकले सीधे मैग्नेट पत्थर है, जादुई पत्थर मैग्नेट है। सेकेंड टाइप का कौन सा, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान, नेचुरली नॉन मैग्नेट। जो नेचुरली नॉन मैग्नेट है, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, जो पता चल रहा है अरे ये तो मैग्नेट हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे मैग्नेट में क्या होगा, कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, कोई भी डाइपोल नहीं होगा, और अगर होगा भी तो नेट डाइपोल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पहली चीज तो कोई डाइपोल मोमेंट होगा ही नहीं, और अगर होता भी है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा भाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, बट उनका नेट डाइपोल क्या है, जीरो है। तो ऐसे भी क्या होंगे सारे के सारे। और एक चीज और, तीन शर्तें, नो डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल जीरो, तीसरी शर्त बहुत इंपॉर्टेंट, कैन नॉट बी मैग्नेटाइज। उनको चाहकर भी हम मैग्नेट नहीं बना सकते। एक प्लास्टिक को हम कितना ही चाहें उसको मैग्नेट नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम क्या करते हैं, गीदड़ को शेर की खाल बना देंगे, खाल पिना देंगे, तो थोड़ी देर तक तो क्या है, वो शेर लग सकता है ना, बट हमको उसको बहुत ज्यादा बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही क्या है कि ऐसे मटेरियल जिनमें कोई भी नेट डाइपोल नहीं है, और साथ में उनको कभी हम भविष्य में बना भी नहीं सकते। हम अलग तरीके से कुछ सोचे कि क्या प्लास्टिक को मैग्नेट बना दे, नहीं बनेगा, उसको नहीं कर सकते मैग्नेटाइज किसी भी तरीके से। तो वुड, प्लास्टिक, ग्लास, तो ये सब के सब क्या होते हैं, नॉन मैग्नेटिक कैटेगरी में आते हैं। बट एक कैटेगरी और होती है जो नेचुरली तो नॉन मैग्नेट होती है, बट उस पर अगर हम थोड़ा सा काम करें तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर सकती है, और वही हमारे इंटरेस्ट का गेम है, आर्टिफिशियल मैग्नेट, जिसको हमने आर्टिफिशियल मैग्नेट दिया है। तो शुरू में तो ओरिजिनली तो इसमें कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, कोई भी एरो आपको नजर नहीं आएगा। नेचुरली नो डाइपोल मोमेंट, नॉन मैग्नेटिक। नेचुरली ये नॉन मैग्नेटिक है, जैसे ही निकले नेचुरली धरती से निकले, अच्छा ये मटेरियल नॉन मैग्नेटिक। जैसे एक प्लास्टिक निकल रहा है, एक दूसरा मटेरियल निकल रहा है, तो प्लास्टिक में तो मैग्नेटिज्म की कोई संभावना ही नहीं है, हमने ट्राई करके देख लिया। बट एक ऐसा मटेरियल हमें मिला, साइंटिस्ट को मिला, इंजीनियर्स को मिला, कि उसमें अगर हम कुछ जुगाड़ लगाएं तो उसमें मैग्नेटिज्म डेवलप हो सकता है। तो नेचुरली तो क्या है, नॉन मैग्नेटिक है, बट कैन बी मैग्नेटाइज एक्सटर्नली। कि अगर इस मटेरियल को मैंने कुछ इस तरीके से रखा कि अगर मैंने यहां पर नॉर्थ डायरेक्शन दे दी और इधर साउथ डायरेक्शन में रख दिया, है ना, एक और दूसरे मैग्नेटिज्म, एक मैग्नेट लिया हमने, एक मैग्नेट लिया, उसका साउथ इधर रखा और नॉर्थ इधर रखा, और उस डायरेक्शन में अगर हमने कोशिश करी तो हो सकता है इनके अंदर डाइपोल्स जनरेट हो जाए, इनके अंदर डाइपोल्स जनरेट हो जाए। इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नली मैग्नेटाइज करना। क्या करना, एक्सटर्नली मैग्नेटाइज करना। तो ये पॉसिबिलिटी है ऐसे मटेरियल में। तो तीन तरह के मटेरियल पढ़ ली। एक तो नेचुरली जो मैग्नेट थे, शुरू से मैग्नेट थे, जिसको हमने परमानेंट मैग्नेट बोल दिया, जादुई पत्थर। दूसरा प्लास्टिक, भाई नेचुरली मैग्नेट नॉन मैग्नेटिक थे, मैग्नेट से कोई वास्ता नहीं, और जिनको बना भी नहीं सकते, मार मार के उनको नहीं बना सकते। तीसरा आर्टिफिशियल है, नेचुरली तो नॉन मैग्नेट थे, बट हम कुछ जुगाड़ लगाए जिसकी वजह से वो क्या बन सकते हैं, हमारे मैग्नेट बन सकते हैं। और ये रहे वो पांच तरह के मैग्नेट, डायमैग्नेट, फेरोमैग्नेट, पैरामैग्नेट, एंटीफेरो, फेरी। ये पांचों इसके क्या है,
एक्सटर्नली कुछ देने से जिसके अंदर मैग्नेटिज्म डेवलप हो सकता है, वो सारे के सारे ये 5 है, 5 पांडव जिसको हम बोलते हैं, और इन्हीं पांचों को हमें डिटेल वर्जन में पढ़ना है। तो मैंने आपको 2 तरीके से इन पांचों का इंट्रोडक्शन दिया आज। एक तरीके से कौन सा, इन द फॉर्म ऑफ स्पिन, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन, जिसमें ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन है, और ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई ओरिजिनली इनमें डाइपोल्स मूवमेंट किस तरीके से आर्टिफिशियल तरीके से हम लोग ला सकते हैं, और आर्टिफिशियल मैग्नेटाइज कर दे, मतलब एक्सटर्नली मैग्नेटाइज कर ले, तो ये जो ओरिजिनली नॉन मैग्नेट है इनको हम मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक मटेरियल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ये हम एक एक को हम लोग थोड़े से डिटेल में देखेंगे, बहुत थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग करेंगे, और इनका जो समरी है वहां से जो हमें एग्जाम में पूछा जाएगा इन मटेरियल से रिलेटेड, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट कि कहां से हमने चीजें चालू करी, ताकि आप कनेक्ट बहुत अच्छे से कर पाएंगे। चलो शुरुआत करते हैं ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म से। कहां से भाई, एक वायर में करंट कहां से आया, इलेक्ट्रॉन किधर उधर घूम रहा है, जिसकी वजह से सारा चीज हो रहा है। तो किधर किधर घूम रहा है कि ऑर्बिटल में घूम रहा है, और दूसरा काय में घूम रहा है हमारा, ये देखो एक घुमा हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, जिसकी वजह से हम इसको इक्विवेलेंट टू मैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो 2 तरीके के मोशन होते हैं, स्पिन और ऑर्बिटल। स्पिन डोमिनेटिंग होता है क्योंकि अंदर से आता है ना। तो ये सारे के सारे मैं नोट पॉइंट लिखवाए, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने देखा ये अलग अलग, ये एरो बहुत अच्छे, ये जब मैं एक एक करके सारे मटेरियल एक्सप्लेन कर दूंगा ना आपको, तब ये एरो का असली मतलब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एरो का मतलब भी आने वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से आप कनेक्ट करोगे। चलो नेक्स्ट देखें। उसके बाद फिर कुछ थ्योरी थी बहुत इंपॉर्टेंट, आइसोटॉप्स वगैरह क्या होते हैं सब बता दिया मैंने। इवन ऑड का क्या फंडा है, ये भी आगे चल के अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जब बात करेंगे तब वहां पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। क्योंकि ये देखो अनपेयर्ड हो गए, ये पेयर्ड हो गए, ये मान के चल सकते हैं कि 2 जोड़ी में है उनको पेयर्ड बोल दिया, और जो जोड़ी में नहीं उसको अनपेयर्ड बोल दिया, है ना। जस्ट ब्लूटूथ कनेक्ट कर दिया तो पेयर्ड आता है कि नहीं ऑप्शन, मतलब 2 डिवाइस कनेक्टेड है। तो जहां 2 की बात हो रही है, जोड़े बन रहे हैं, उसको हम पेयर्ड बोलते हैं, जो नहीं है उनको अनपेयर्ड बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे देखेंगे, अभी जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस के नेचुरली क्या है, नेचुरली मैग्नेट, नेचुरली नॉन मैग्नेट, और आर्टिफिशियल तरीके से हम लोग एक्सटर्नली मैग्नेटाइज कर सकते हैं ऐसे मटेरियल। ये 5 रहे, 5 पांडव, जिनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर से सबसे पहले एक मैं की चीज बताऊंगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में, और उसके बाद बारी बारी से इन 5 के बारे में अच्छे से पढ़ाई करेंगे हम लोग, और उसके बाद इनसे जो आने वाले क्वेश्चन से उनको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। मजा आया इस लेक्चर में, मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि बहुत कॉम्पैक्ट तरीके से, बहुत रिलेटेबल, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स कहाँ घूम रहा है, प्रोटॉन कहाँ घूम रहा है, सारा चीज वहां से लाके आपको क्लासिफिकेशन देना था। नहीं तो स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते कि ये क्लासिफिकेशन अलग है क्या, ये अलग है क्या, वो अलग है क्या। नहीं, आपको मैंने सारे दोनों तरीके क्लासिफिकेशन बताया, ऑन द बेसिस ऑफ मोशन और ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई कैसे मिल रहे हैं और कैसे एक्सटर्नल मैग्नेटाइज करेंगे तो हमें क्लासिफिकेशन मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।